नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं तो वक्त हो गया है 5 की पंचायत का। और आज की पंचायत बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या नीतीश कुमार बेकाबू हो गए हैं और इसकी वजह क्या है। हम ऐसा सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि सदन के अंदर नीतीश कुमार ने पहले तो महिलाओं को लेकर भद्दा बयान दिया और फिर महादलित समाज के बड़े नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सदन के अंदर ही तू तड़ाक करके अपमानित कर दिया। आखिर नीतीश कुमार के साथ समस्या क्या है? क्या उनके ऊपर कोई दबाव है? क्या उनके खिलाफ कहीं से कोई साजिश भी हो रही है क्या? या फिर नीतीश कुमार सचमुच बदल चुके हैं? करेंगे अपने मेहमानों के साथ इसी पर पंचायत। लेकिन पहले जरा सुनिए कि नीतीश कुमार की बदजुबानी के बाद राजनीतिक जगत में क्या हलचल मची है और क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था साफ पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं, तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। विधानसभा में, विधान परिषद में जिस तरह देश की महिलाओं को जिस तरह अपमानित करने का काम किया, उसी तरह आज दलित समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, स्पष्ट झलकता है कि इनके मेडिकल जांच की जरूरत है। 2 रोज पहले जिस तरह महिलाओं का अपमान सरेआम विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ, कल तो और हद हो गया कि जब एक दलित समाज के वरिष्ठ विधायक, सदन में सबसे वरिष्ठ हैं जीतन राम मांझी जी और पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, उनके साथ उनका जो व्यवहार था यह कहीं से उचित नहीं है। लोग क्या सुनेंगे, लोग क्या जानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं, और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो कम पढ़े लिखे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गया है। उनके हरकत से लगता है कि ये पूरी तरह बीमार हो चुके हैं। तो बदले हुए नीतीश कुमार के लिए कई थ्योरी आ रही है सामने। कोई कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, कोई कह रहे हैं उनको कुछ मिलाकर खिला दिया जा रहा है। तो आखिर क्या नीतीश कुमार के इस बदले रुख का कारण क्या है? लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी, जिसका उन्होंने तू तड़ाक करके अपमान किया, वो आज धरने पर बैठ गए। क्या कुछ पटना में आज रहा? चलते हैं अपने संवाददाता सलमान हैदर के पास। सलमान हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आज जीतन राम मांझी धरना पर बैठे, क्या कुछ आज दिन भर की गतिविधि रही? क्योंकि आज वहां पर विधानसभा के सत्र का आखिरी दिन भी था। जी हाँ लालचंद, ये जो जब से जातीय जो बिल पेश किया गया और सदन में पारित हुआ, तब से लेकर आज तक, यानी पिछले 3 दिनों से बिहार में घटनाक्रम तेजी से घटित हो रहे हैं और जो राजनीतिक पारा है वो काफी चढ़ा हुआ है। आज जब सदन में नीतीश कुमार ने, और जैसा कि हमने सुना, वो भाषा कम से कम सदन के भीतर संयमित नहीं रही उनकी, और उसके बाद जाहिर है कि ये बहुत बुरा लगने वाली बात थी। जीतन राम मांझी ने ये कहा भी कि हम उम्र में भी बड़े हैं और आपसे राजनीतिक रूप से भी वरिष्ठ हैं, और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी।
और साथ ही साथ उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता भी साथ में ही थे और जो बातें कही गई और इससे जो उनका आरोप है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का, बाकी विपक्षी दल का, कि नीतीश कुमार को अपना इलाज कराना चाहिए, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इस तरह की बातें आज हुई। जीतन राम मांझी धरने पर बैठे और चूंकि आज आखिरी दिन था, लेकिन सदन के भीतर कुछ विधायी कार्य भी हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो राजनीतिक पारा है वो बहुत चढ़ा हुआ रहा। और फिर जो कहना चाहिए कि जो त्योहारों का जो उल्लास है उसके बीच इस तरह की नाखुशगवार बातें हुई हैं। ठीक है, तो ये इस तरह को लेकर के जनता में भी काफी चर्चा है इस बात को लेकर के कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन हम आपको बताने लगे कि नीतीश कुमार की ये आदत रही है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड नेता आजकल हो गए हैं पिछले कुछ वर्षों से। पिछले चुनाव में ये देखा गया था कि बात बात पर वो बिगड़ जाते थे, कोई पत्रकार भी अगर उनसे पूछता था तो वो बिगड़ जाते थे। और इससे पहले जो महिलाओं पर या प्रजनन संबंधी जो टिप्पणियां उन्होंने की थी, उसको लेकर जाहिर है कि वो पहले से ही खिन्न चल रहे हैं। सलमान जी, आपने महिलाओं पर दिए गए बयान का जिक्र किया, तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि वहां पर जाहिर सी बात है कि पटना में भी इस बात की काफी चर्चा हो रही होगी कि पहले महिलाओं के खिलाफ उस तरह की अनर्गल बयानबाजी और उसके बाद निश्चित रूप से अपने से सीनियर महादलित समाज के पूर्व मुख्यमंत्री और सदन के अंदर उनको तू तड़ाक करके नीतीश कुमार ने बैठे बिठाई, ऐसा लगता है कि वहां पर विपक्षी बीजेपी के हाथ में ये मुद्दे थमा दिए हैं। देखिए, एक स्वतंत्र राजनीतिक प्रेक्षक के रूप में अगर इसको देखा जाए तो बात यह है कि एक बहुत बड़ा अवसर नीतीश ने गंवा दिया है। जो अच्छा माहौल बन रहा था जातीय जनगणना की रिपोर्ट को पेश करने के बाद से, और जो उन्होंने भी कहा भी कि 15% बढ़ा दिया गया है दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो बिल्कुल गरीब हैं, 90 लाख से ऊपर के जो लोग हैं, गरीब श्रेणी में आते हैं, उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। अगर बात इतनी ही रहती और कोई बदमजगी नहीं हुई होती तो ये आज पारी नीतीश के हाथ में होती और वो एक अच्छा खासा पॉलिटिकल माइलेज इससे ले सकते थे। ठीक है, लेकिन बात बिगाड़ी हुई उनकी खुद की है। बेवजह उन्होंने 2-3 मुद्दे उन्होंने विपक्ष के हाथ में थमा दिए हैं और साथ ही साथ जनता के बीच में भी एक ये प्रश्न चिन्ह बन रहा है कि क्या वाकई नीतीश जो विपक्ष कह रहा है वो सही है या नहीं। सलमान जी, चलते चलते जरा एक अपडेट हमें दे दीजिए कि क्या जो धरने पर मांझी बैठे थे, जीतन राम मांझी, बीजेपी विधायकों ने भी उनका साथ दिया था, क्या वो धरना अब खत्म हो चुका है? जी, अब खत्म हो चुका है बात, क्योंकि अब विधानसभा में सन्नाटा है, कोई है नहीं वहाँ। तो अब जो भी होगा, जैसे जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो राज्यपाल से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे और इस बात का विरोध प्रकट करेंगे। ठीक है, और कायदे से एक विधानसभा सदस्य होने के नाते एक विशेषाधिकार हनन का भी मामला बनता है, तो हो सकता है अपने उन अधिकारों का भी वो प्रयोग करें। ठीक है, महिला सांसदों ने भी, महिला विधायकों ने भी और महिला के संगठनों ने भी इस तरह की बात की है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सलमान हैदर जी, आपका पटना से जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता ने ये अपडेट दी कि वहां पर ये मामला बड़ा बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी आज धरने पर बैठ गए और हालांकि अब उनका धरना खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने राज्यपाल को जाकर इस मामले में ज्ञापन दिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई हो। और इससे पहले भी जब महिलाओं को लेकर अनर्गल बयान विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने दिया तो उस पर भी महिला विधायकों में से कुछ विधायकों ने और साथ ही कुछ महिला संगठनों ने ये कहा है कि उन्होंने भले ही ये कहकर माफी मांग ली हो कि अगर हमसे किसी तरह की गलती हो गई, किसी को तकलीफ हो गई तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं उसके बाद से
ये लग रहा है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं संवैधानिक कार्रवाई का भी मामला बनता है। लेकिन आज इसी मुद्दे पर कि क्या समस्या है नीतीश कुमार के साथ, आखिर क्या थ्योरी है, कई थ्योरी आ रहे हैं, इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयराम विप्लव जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत जयराम विप्लव जी। साथ में हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर, रामकृपाल सर। और हमारे साथ ऋषि शंकर मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष की तरफ की बातें हैं वो रखेंगे मजबूती के साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रामकृपाल सर से आज करता हूं। रामकृपाल सर, जिस तरह की थ्योरी आ रही है, कोई कह रहे हैं कि देखिए उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, नीतीश कुमार बदले हुए हैं, इसमें तो कोई शंका की बात नहीं, ऐसा तो लग रहा है। एक के बाद एक जिस तरह की उनकी बयानबाजी आ रही है। लेकिन मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि करीब 3 हफ्ते पहले सांसद अरुण सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि उनको जेडीयू के अंदर से ही कुछ लोग, ललन सिंह की तरफ इशारा भी किया था कि कुछ ना कुछ उनके खाने में मिलाकर दे रहे हैं। यही बात जीतन राम मांझी ने भी रिपीट की है। आपको क्या लगता है रामकृपाल जी, नीतीश जी की समस्या क्या है? क्या यह कुंठा है या उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? लालचंद जी, देखिए, मैं चूंकि ये मामला ऐसा है कि मैं कोई मेडिकल टिप्पणी या उनकी क्या दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, इस पर तो मैं कोई बात अभी कर नहीं सकता हूं जी। लेकिन एक बात जो आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से व्यवहार उनका हो रहा है, अप्रत्याशित है नीतीश जी के पूरे करियर में। हालांकि आपके संवाददाता कह रहे थे कि थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। हर व्यक्ति का अलग स्वभाव होता है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सदन में या इस तरह का आचरण उनका बिल्कुल नहीं रहा है। सही बात है, कितने दशक लंबा उनका राजनीतिक जीवन है और कोई सोच भी नहीं सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिसके संभावित, अब हो सकता है मेडिकल वाली बात तो मैं नहीं कहता हूं क्या है क्या नहीं है, एक बात तो है, बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में पूरी दुनिया में, इवन यूएस में जी, जो टॉप पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं, उनके बारे में अगर कोई इस तरह का सवाल उठाया जाता है उनकी मानसिक स्थिति को, तो अब तक रहा है। ट्रंप के मामले में भी आप देखे होंगे, ये बाकायदा सर्टिफिकेट उनको जमा करनी पड़ी थी, उनके मानसिक स्थिति ठीक है। बिल्कुल। इवन बिडेन के बारे में भी ऐसा रहा, उन्होंने दिया। तो वो एक अलग का प्रश्न है। बट लेकिन मैं कह रहा हूं, ये जो सदन में उन्होंने कहा, ये इसके पहले का भी अगर आप देखें, एक तो घटनाएं ऐसी हुई हैं जैसे नीतीश कुमार एक निकले थे कि विपक्ष की पूरी राजनीति को इकट्ठा करके चेहरा बनने के लिए, जाहिर सी बात है, एक वैकल्पिक राजनीति बिल्कुल जो केंद्र में है, बीजेपी का एक विकल्प तैयार करेंगे जी। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक बड़ा सपना देखा था। ठीक है। लेकिन पिछले दिनों में याद होगा कि एक समारोह में उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को तो इसकी पड़ी ही नहीं है, और हम उनकी बातें जरा सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है, उसको फुर्सत ही नहीं है। एक तरह का अपना फ्रस्ट्रेशन वो दिखा रहे थे। और याद कीजिए, पटना में जब ये लोग इकट्ठा हुए थे, पहली बैठक थी, तो नीतीश जी किसी को लेने एयरपोर्ट नहीं गए थे, सिर्फ राहुल जी को लेने एयरपोर्ट गए थे। याद कीजिए। ठीक है। उसके बाद उनका इस तरह से कुछ दिन पहले निराशा भरा बयान देना, हाँ, यानी कि सर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि जो फ्रस्ट्रेशन वाली थ्योरी है, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक उसका असर जरूर है। ऋषि शंकर मिश्रा जी के पास मैं आता हूं, फिर आऊंगा जयराम विप्लव जी के पास। ऋषि जी, आप बताइए, आपने भी कई दशकों तक, हम सब ने नीतीश कुमार की राजनीति को देखा है, उनके राजनीतिक व्यवहार को देखा है।
लेकिन आप भी चौंक गए होंगे जिस तरह का उनका आजकल का राजनीतिक व्यवहार है। तो आखिर नीतीश जी के ऊपर क्या दबाव है? क्या इसके लिए कहीं ना कहीं जो विपक्षी इंडी गठबंधन है उनके दल और खास तौर पर कांग्रेस, उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से नीतीश जी इस तरह से दबाव में आ गए हैं क्या? निश्चित ही लाल जी, 2-3 दिन पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल पे उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण विषय पे बोलते हुए नीतीश कुमार ने जिस शब्दावली और जिस वाक्यों का इस्तेमाल किया वह संसदीय राजनीति में बिल्कुल शोभा नहीं देता है। इसमें कहीं से नीतीश कुमार को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है और नीतीश कुमार ने इसे समझा भी, कल होकर उन्होंने माफी भी मांगा, अगर मगर करके, लेकिन अगर मगर करके, हाँ जो भी हो नीतीश कुमार ने माफी मांगा। और कल भी जो विधानसभा में वो जीतनराम मांझी के लिए शब्दावली या जिस भाषा या बॉडी लैंग्वेज उनका था, वो भी एक अच्छे पार्लियामेंट्रियन के लिए उनका एक अच्छा राजनीतिक कैरियर रहा है। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1-2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इतने बड़े नेता को ये शोभा नहीं देता है कि अपने से बड़े या अपने से समकक्ष नेता को भी, यदि आपकी किसी से फ्रेंडली रिलेशन भी है तो आप कहां बोल रहे हैं इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। आप लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहे थे और आपको पूरी दुनिया देख रही है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और उस समय, उस परिस्थिति में, उस जगह में इस शब्दावली और भाव भंगिमा को रखना मैं उचित नहीं मानता हूँ। ठीक है। लेकिन आज जो बीजेपी जीतनराम मांझी के साथ खड़ी है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब यही शब्दावली और यही भाव भंगिमा जब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और उनके पिता, उनके लालू यादव के कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियां हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल विधानसभा में किया, तो मैं बीजेपी ने विरोध नहीं किया। आज जो मीडिया इतना हाई तबाह मचाई हुई है कल से, अच्छा, नीतीश कुमार के शब्दावली या जो बयान है उस पे, तो उस समय भी इसी प्रकार का देखने को मिला। ठीक है, आप नीतीश कुमार के उस बयान की याद दिला रहे हैं बीजेपी को? नहीं, मैं आपको बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। इसी सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने अपने ही पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के लिए क्या कहा था, तब बीजेपी ने सम्राट चौधरी पे कार्रवाई नहीं की। नंबर 2, इसी नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा के लिए असंसदीय शब्द और जो उनका आचरण था, मैं एक पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं समझता हूँ नीतीश कुमार का वो बॉडी लैंग्वेज विधानसभा अध्यक्ष के लिए सही नहीं था। लेकिन फिर भी बीजेपी ने आपत्ति नहीं उस समय दर्ज कराई थी। जिस प्रकार से आज जीतनराम मांझी के साथ बीजेपी खड़ी है, अपने ही पार्टी के नेता के सपोर्ट में बीजेपी वैसे नहीं खड़ा। ऋषि जी, आप बाकी बातें भी आगे रखिएगा। ऋषि जी, आप बाकी बातें भी आगे रखिएगा, लेकिन जो आपने सवाल उठाए उस पर बीजेपी का जवाब ले लेते हैं। जयराम जी, जो सवाल ऋषि शंकर मिश्रा उठा रहे हैं कि क्या इस बार आपने मामले को लपक लिया है और नीतीश कुमार ने इस बार आपको यह मौका दिया, आपने लपक लिया, जबकि ऋषि शंकर मिश्रा कह रहे हैं कि पहले भी नीतीश के बोल बिगड़े हैं लेकिन उस समय आपने इस मुद्दे को नहीं उठाया जब आपके साथ थे। देखिए, आपके प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं था, इसलिए उन्होंने सवाल के जवाब में कुछ सवाल दागे हैं, मैं उसका भी उत्तर देता हूं। इन्होंने पहला उदाहरण दिया तेजस्वी यादव के परिवार को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा था और उस पर भाजपा नहीं बोली। अरे उस पर तेजस्वी यादव ने कोई प्रतिकार नहीं किया। यहाँ पर तो कल सबसे पहले आहत मर्माहत होकर के जो कुछ शब्द माननीय मांझी जी ने कहे हैं, उसके आधार पर कोई भी मानवीय तौर पर उनके साथ जाकर खड़ा होगा, दुख व्यक्त करेगा और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए अब मुद्दे को हम भटकने नहीं देंगे। जो आपका मूल प्रश्न था उस प्रश्न पर मैं लौटता हूं और साफ तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से नीतीश कुमार बीमार है। उस बीमारी का कारण 4 अभी चर्चा में है। पहली बात तो वो जो है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुर्सी दिख रही होगी, वो कुर्सी का नशा एक कारण हो सकता है। ठीक है, पहली थ्योरी ये हो गई। दूसरा कारण इंडी अलायंस में संयोजक ना बनने से जो बौखलाहट और निराशा है, वो एक वजह हो सकती है। ठीक है। तीसरा कारण चर्चा में है और जो अरुण कुमार का बयान है और मांझी जी का बयान है कि उनको
उनको कुछ खाने में मिलाकर दिया जा रहा है। और ये पहली बात नहीं है, भारत में भी कई सारे नेताओं के साथ ऐसी घटना हो चुकी है, मृत्यु तक हो गई है लोगों की, और आज भी सच पता नहीं चला। ठीक है। और चौथी बात भी, उनके साथी रहे कई विधायकों ने कल भी कहा मीडिया में, कुछ प्राकृतिक नशे की बात हो रही थी, मैं उस पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब समझ गए होंगे क्या लोग चर्चा कर रहे थे। जी। तो अब कारण चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन नीतीश कुमार जी इस हद तक नीचे गिर जाएंगे ये कोई विश्वास नहीं कर सकता। मैं साफ तौर पर मानता हूं नीतीश कुमार को आज मेडिकल फिटनेस, अपने मानसिक फिटनेस का प्रमाण जनता के सामने रखना ही होगा। ठीक है। उसके बगैर ये लोकतंत्र हमें इजाजत नहीं देता, संविधान की, कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठ करके पता नहीं क्या क्या बोले, क्या क्या फैसले करे। लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। जो सवाल आपने उठाया इसी को लेकर रामकृपाल जी के पास चलता हूं। रामकृपाल जी, हमारा संविधान जब पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है तो उसमें यह भी शामिल है कि जो व्यक्ति पद और गोपनीयता की शपथ ले रहा है वो मानसिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ है। तो अब जो ये मामला बना है, जिसमें पहले महिलाओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की मांग की है और अब जीतन राम मांझी खुद राज्यपाल से मिलकर इस तरह की गुहार लगा रहे हैं, तो जरा ये बताइए कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है? क्या उनसे मानसिक स्वास्थ्य के फिटनेस के बारे में पूछा जा सकता है क्या? लालचंद जी, दो सवाल होते हैं। देखिए, एक होता है नैतिक, एक होता है कानूनी। ठीक है। तो हमारे यहाँ चूंकि कोई इस तरह का कानून नहीं बना हुआ है कि जो भी इस पदों पर बैठे हुए हों वो मानसिक स्थिति, जैसे मैंने कहा यूएस के बारे में, वहां हो सकता है कि रिटर्न कानून हो या परंपरा हो। अपने यहाँ मेरा ये कहना है कि देखिए, इसके लिए हमें लोकतंत्र में जो भी विधायिका के जो लोग हैं, जो न्यायपालिका के हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि इस तरह कभी अगर स्थिति आती है और अगर ये बात सच निकलती है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पास कोई फैक्चुअल स्थिति नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र में बहुत बड़ा संकट है कि जो लोग शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, अगर उनके दिमागी तौर पर कुछ ऐसी चीज होती है, प्रॉब्लम है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर उसका कोई एक बनाना चाहिए, कोई एक पैमाना होना चाहिए। बिल्कुल। रही बात, नीतीश जी ने खुद ये बात मानी है कि महिलाओं के मामले में जो भी उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा मैं खुद अपने आप से शर्मिंदा हूँ, मैं अपने आप की खुद निंदा करता हूँ। लेकिन बात यही है कि इतना कहने के बाद तो अगले दिन उनसे एक बहुत ही होशो हवास में एक सम्मानजनक ढंग से जिससे कोई गलती हो गई है, बिल्कुल, उससे बहुत डिफरेंट व्यवहार की अपेक्षा थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मांझी जी को जो कुछ कहा, और मैं बता दूं, नीतीश जी ने जो महादलित और ये सब सारी चीजें बिहार में एक नई राजनीति शुरू की थी जिसका उन्हें फायदा मिला, ठीक है, वो बल्कि उस सिर्फ मांझी जी को अपमानित नहीं कर रहे थे, अपने 8 साल बड़े उम्र के व्यक्ति को तूत राम करके बात करना, वो उस पूरी कौम का अपमान कर रहे थे। बिल्कुल, बेशक, और खास तौर पर दलितों का अपमान कर रहे थे। खास तौर पर अगर उस दृश्य को देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये जी, और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ठीक। खास तौर पर अगर उस विधानसभा के अंदर के दृश्य को देखिए, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे बाकायदा अनुमति लेकर जीतन राम मांझी अपनी बात रख रहे थे, और उसी बीच नीतीश कुमार उठते हैं और इस तरह की अभद्रता का व्यवहार करते हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर जी भी जुड़ चुके हैं, जो प्रवक्ता हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के, और हम बता दें आपको कि ये वही पार्टी है जिसके जीतन राम मांझी अध्यक्ष हैं। तो हम श्याम सुंदर जी के पास चलते हैं। श्याम सुंदर जी, जो कुछ घटना घटी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जीतन राम मांझी जी दुखी दिखे इस मामले पर। उन्होंने अपनी उम्र का हवाला दिया, उन्होंने पद का हवाला दिया, उन्होंने वरिष्ठता का हवाला दिया, आज राज्यपाल से भी मिलकर उन्होंने गुहार लगाई है। हमें पहले यही जानकारी दीजिए कि उस गुहार में क्या कुछ शामिल है, राज्यपाल से आपने क्या मांग की है? लाल साहब, देखिए, अभी राज्यपाल जी से मिले नहीं है जी, वो कल मिलेंगे। अच्छा, मुलाकात ये कल होनी है जी, मुलाकात कल होनी है। ठीक है। दूसरी बात, जो जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने कहा, और पिछले 1 महीने से 2 महीने से आप देख रहे हो कि जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की भाषा है,
और जिस तरह से वो केवल जीतन राम मांझी जी को तुम तराक नहीं करते हैं, वो किसी को भी तुम तराक कर रहे हैं। वो मुख्य सचिव को, प्रदेश के जितने IAS अधिकारी हैं, जितने IPS अधिकारी हैं, उसको तुम तराक कर रहे हैं और मंचों से कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी आई हुई थी बिहार, महामहिम राष्ट्रपति के मंच पर जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज था और जिस तरह से वो उलाहना दे रहे थे, एक महामहिम को उलाहना दे रहे थे कि वो पूर्व में उनसे निचले पद पर थी और उनसे काम करवाने आती थी और वो काम करते थे, और क्या से क्या वो बोल रहे हैं, किस तरह से वो वार्तालाप कर रहे हैं, जिस तरह से जीतन राम मांझी जी के प्रति उन्होंने कहा, वो तो बिल्कुल कह लीजिए कि एक उनके अंदर की जो अहंकार है और जो दलितों का, अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं के प्रति उनका विचार है, उसका प्रकटीकरण था। वो खुद को राजा समझते हैं और अपने आप में इतने आत्मनिर्भरता के शिकार हो चुके हैं कि उनको लगता है कि बिहार की राजनीति उनसे शुरू और उन्हीं पर खत्म होनी है। उनको लगता है कि सबको उन्होंने बनाया। अब उनको ये भ्रम कहां से हुआ? ऐसा लगता है वो अवतारी पुरुष है, वो मुख्यमंत्री के तौर पर अवतरित हुए हैं, उनको बनाने में किसी की भूमिका नहीं। एक बात उन्होंने और कही, श्याम सुंदर जी, उनको नेता बनाया। श्याम सुंदर जी, एक बात उन्होंने और कही कि ये राज्यपाल बनना चाहते हैं, बना दीजिए इनको राज्यपाल, ये कहकर भी हमला किया। अब यही तो कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति का कोई नेता अगर जनता के मुद्दों की बात करेगा, चूंकि पिछले कई सालों से जीतन राम मांझी जी जब उनके साथ रहे या अलग रहे, उसकी परवाह नहीं करके, कुर्सी की परवाह नहीं करके जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहे। हम तो कह सकते हैं कि एकमात्र आवाज रही जो नीतीश कुमार जी के खिलाफ लगातार कर रही, उनकी नीतियों के कारण, उनके कारनामों के कारण, और उससे वो चिढ़े हुए थे। उनके बयानों से स्पष्ट दिख रहा था ये आदमी हमारा बार बार खिलाफ करता है। अरे भाई, आपने अगर हमको कोई चीज, अगर ठीक है आपने उपकारित कर दिया, एक तो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, कोई किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, और अगर उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने पार्टी के विधायिका को भी कंट्रोल करते हैं, तो समझिए कि और तानाशाही किसको कहते हैं। तब तो आप मतलब बिल्कुल तानाशाह हो चुके हैं कि आप जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वैसे करेंगे। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। चाहे जो लोग जो बातें कर लें, लेकिन बिहार की जनता और पूरे देश का अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का जितना मानने वाला, उनको जानने वाला लोग है, सब लोग मर्माहत है। आप एनडीए के घटक हैं, लगता है बीजेपी के साथ मिलकर इस मुद्दे को आप आगे बढ़ाने वाले हैं। ऋषि शंकर मिश्रा जी, आपने जो नीतीश कुमार के पहले के बयानों का हवाला दिया, तो आपके बातों को लेकर हम गए थे जयराम विप्लव जी के पास और उन्होंने कहा कि देखिए, ये ऋषि शंकर मिश्रा जी उस पर सीधा जवाब ना देकर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीधा बताइए कि नीतीश कुमार जी का ये व्यवहार जो लगातार हो रहा है, ये आखिर क्यों हो रहा है? और क्या एक विश्लेषक के तौर पर आप ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने एनडीए को, हमको, बीजेपी को बैठे बिठाए 2-3 मुद्दे थमा दिए हैं उनके हाथ में? निश्चित ही लालचंद जी, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जाति जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विषय को आगे बढ़ाया, मंडल राजनीति को आगे बढ़ाया, नीतीश कुमार कहीं न कहीं लीड लिया, कम से कम बिहार और भारत की राजनीति में उन्होंने लीड लिया था। और एक कहीं न कहीं वो सेट उन्होंने राजनीति में, आप कहिए टारगेट सेट उन्होंने कर दिया, जिससे बीजेपी जरूर बेचैन थी। लेकिन 2 ऐसे बैक टू बैक बयान आए हैं बिहार विधानसभा में, उससे नीतीश कुमार के निश्चित ही जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है वो कहीं न कहीं कमजोर हुआ है। नहीं तो आप देखिए, जो नीतीश कुमार ने जाति जनगणना में जो आरक्षण जो लिमिट है 75% बढ़ा के कहीं न कहीं बीजेपी और तमाम जितने पॉलिटिकल पार्टी है उनको बैकफुट पर डाल दिया है और कोई इसका कोई जवाब नहीं है। और मैं आज आपके दावे के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी इस पे वर्कआउट कर रही है कि 2024 चुनाव से पहले क्यों ना राष्ट्रीय लेवल पे जातीय जनगणना हो। आप ये दावा कर रहे हैं, आज आपको ये बात, आप आज सुन लीजिए लालचंद जी, मैं बहुत बड़ा बात करने जा रहा हूँ। आज आपको हो सकता है कि ऋषि मिश्रा क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है केंद्र सरकार पूरे राष्ट्रीय लेवल पे जातीय जनगणना करवाए। अच्छा, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार दबाव में है। और आप देखिए नरेंद्र मोदी जी को क्या छत्तीसगढ़ में कहना पड़ रहा है कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, इसलिए कांग्रेस गाली देती है। आपके पास हम बात देखिए नीतीश कुमार ने जो कहीं न कहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने गलतियां की है। एक बात करके खत्म करूंगा। कीजिए। आज जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे रामकृपाल जी हैं, बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन रामकृपाल जी को ये भी बताना चाहिए कि इतिहास में
इसी देश के बड़े नेताओं ने महिलाओं का अपमानित करने का काम पार्लियामेंट में किया है, पार्लियामेंट के बाहर भी किया है। अच्छा ठीक है, कभी क्या उस पार्टी के नेता पीछे के बयानों का आप हवाला दे रहे हैं जो कि महिलाओं से माफी मांगी क्या? ठीक, लौटता हूं आपके पास। लेकिन हमने एक बात देखी ऋषि शंकर मिश्रा जी और जयराम जी, आप भी इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमने बात की नीतीश कुमार जी के ऊपर दबाव की और उन्होंने दबाव की टोपी आपके ऊपर डाल दी कि दबाव बीजेपी दबाव में है इन कदमों से, खास तौर पर तो दबाव की टोपी उन्होंने आपके ऊपर डाल दी है जयराम विप्लव जी। देखिए, थोड़ा सा जानकारी दुरुस्त करने की आवश्यकता है कि ये पहली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ देश में कि 50% के कैप के ऊपर आरक्षण गया हो। सबसे पहले कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हाँ तमिलनाडु में भी फिर आया और अभी झारखंड में भी इससे जुड़ा हुआ कुछ मामला चल रहा है। और कानूनी पेचीदगियों, तकनीकियों में बहुत सारे ऐसे विषय उलझ कर रह जाते हैं, जैसे अभी मराठा आरक्षण को लेकर के देखिए फिर वहां पर आंदोलन चल रहे हैं। तो इसको केवल राजनीतिक दाव पेच के तहत चुनाव के ठीक पहले इसका उपयोग इस्तेमाल करना, और इतने लंबे वर्षों तक 33 साल शासन में रहे और तब कुछ नहीं कर पाए। 50% आरक्षण के साथ 33 वर्षों के भाई भतीजे भौजाई का शासन इस प्रकार का रहा कि ओबीसी वर्ग केवल 4%, ईबीसी वर्ग 3%, और SC ST वर्ग सामाजिक आर्थिक सर्वे शैक्षिक स्थिति है उनकी 42% और 33% की गरीबी है। सवर्णों में भी 24% गरीब हो गए। लगातार सरकारी ऐसे आंकड़े हैं, सरकारी नौकरी 1%, प्राइवेट में 1% और 67% लोग कुछ नहीं करते। तो ये सवाल उठता है कि सत्ता किनके हाथों में है, नीति बना लेंगे, कानून ले आएंगे, लेकिन उसका क्रियान्वयन अगर नहीं हो पाएगा तो आज सवाल उठ रहा है अति पिछड़ों महादलितों का अधिकार कब दोगे, और क्या सत्ता केवल 2 परिवारों के बीच में ही रखोगे? इसका जवाब कौन देगा? लेकिन आज देखिए, कोई व्यक्ति इतने लंबे राजनीतिक सुनिए इतने लंबे राजनीतिक करियर में जिनकी छवि अच्छी रही हो, वो व्यक्ति जानबूझ करके अपनी छवि को खराब कर देगा। मुझे इसका अंदेशा बहुत पुख्ता है और मैं बार जांच की मांग करता हूं। उनके मानसिक जांच की आवश्यकता है। कोई कैसे इस प्रकार की बातें कर सकता है? ठीक है, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। ऋषि जी, आप कुछ जोड़ना चाहते थे, जोड़िए, फिर मैं जाऊंगा दूसरी पर। देखिए, जयराम विप्लव जी के बातों में कंट्राडिक्शन है। देखिए, नीतीश कुमार घोषणा करने से पहले कि इनके नेता जो है नंदकिशोर यादव 75% कैप की बात उन्होंने की थी विधानसभा में, जिसको नीतीश कुमार ने साकार कर दिया। और देखिए, इस विषय को लेकर बिहार भाजपा और केंद्र की भाजपा में कितना अंतर है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुओं को बांटने की बात है, गरीब कोई तबका है हिंदुस्तान में तो 2 वर्ग है, गरीब और अमीर। तो भाई आप एक तरह है, इसमें 80 करोड़ गरीब आज भी है जिसको 5 किलो अनाज पे आप निर्भर रखना चाहते हैं। तो आप 10 साल से सरकार में फूड सिक्योरिटी 2013 में लागू हुई थी, खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में बना था। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। एक लाइन बोलिए जयराम जी, बोलिए। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिन गरीबों की बात की थी, बिहार का जाति और सामाजिक आर्थिक सर्वे उसी को दर्शाता है। मैंने तो गिनाया ना, 42% SC ST, 33% OBC EBC और 24%। और ये गरीबी सभी वर्ग में है, ये भी बात है, ये गरीबी सभी वर्ग में है। हाँ, सामाजिक आर्थिक विकास तभी होगा जब ये गरीब आगे बढ़ेंगे। ठीक, लौटता हूं आपके पास। रामकृपाल सर, आप ही के पास आ रहा था मैं। ये देखिए, जिस तरह से कि बात हो रही है कि बीजेपी दबाव में है, ये ऋषि शंकर जी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार के बयान आ रहे हैं, लगता तो ऐसा है कि कितने संतुलित नेता, कितने संयमित नेता नीतीश कुमार रहे हैं दशकों तक। हम सब ने देखा, आपने तो और ज्यादा देखा होगा उनकी राजनीति को। उसके बाद जिस तरह उनका व्यवहार बदला है, तो दबाव में तो नीतीश कुमार लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनके ऊपर दबाव है, जिसकी चर्चा आपने भी की। अचल जी, मैं बहुत थोड़ा सा समय लूंगा, लेकिन मुझे जरा बहुत सारे सवाल उठे हैं। मैं आपके सामने एक चीज रख रहा हूं जी। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा 1974-75 से शुरू हुई थी। बिल्कुल, जेपी आंदोलन, जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से। उस संपूर्ण क्रांति आंदोलन का 3 ही चीज मुख्य नारा था। जाति को खत्म करो, जात तोड़ो,
दाम बांधो और संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। बिल्कुल। संपूर्ण क्रांति में सोशल रिवॉल्यूशन, सामाजिक क्रांति सबसे प्रमुख थी और उस सामाजिक क्रांति में था कि जाति को खत्म करो। यहां से नीतीश कुमार जी शुरू हुए और इसके सन 74 के पहले भी आजादी से लेकर के आज तक जी बिहार में जो भी मुख्यमंत्री हुआ है वो सामाजिक आंदोलन का अगुवा मुख्यमंत्री रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, जेपी का नारा था जाति तोड़ो, कांग्रेस का नारा था जाति पर न पाति पर, इंदिरा की बात पर मुहर लगाओ हाथ पर। बिल्कुल। सुनिए, तो इतने 70 साल की सामाजिक न्याय के इन आंदोलनकारियों नेताओं ने आज बिहार में पहुंच करके कहा कि जाति खत्म करने से निकले थे, अब जाति गिनने तक आ गए हैं। ठीक है, सुन लीजिए और बताऊं आपको। तो अब ये जो अभी कह रहे थे कि 2024 में देख लेंगे, मैं केवल ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी 10 साल की बात कर रहा हूं। 2014 में बीजेपी के साथ 100 में लोहिया जी कहते हैं 100 में 60, नीतीश जी बड़ी मेहनत करके लाए 3% ज्यादा, वो कह रहे हैं 100 में 63 है, चलिए मान लिया। तो उस जो 63% है उसमें से 2014 में 38% बीजेपी के साथ, 2017 में 38% बीजेपी के साथ, 2019 में 38% बीजेपी के साथ, 2022 में 38% बीजेपी के साथ। तो भैया कौन सा 2022 से 23 के बीच में कौन सा बम गिरा दिया है मोदी जी ने और बीजेपी ने, ठीक है, कि वो 38% आपकी तरफ लौट आए हैं। ठीक ठीक, लौटता आऊंगा आपके पास, आऊंगा। और इसलिए तो बीजेपी बेचैन है। आऊंगा आपके पास, आऊंगा। ये जो मंडल पार्ट 2 की जो कोशिश हो रही है, ये कितनी कामयाब रहेगी, आऊंगा इस पर। जिन्होंने कहा था कि अगर मोदी जीत गए तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा, ठीक है, छोड़ना पड़ा। तो तब ये मांझी जी उसी प्रतिज्ञा के तहत आए थे, कोई ऐसा नहीं किया था जी। कहा था 13 में कि अगर लौटता हूँ आपके पास, तो मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूंगा। लौटता हूँ। कहाँ है आप श्याम सुंदर जी आ रहे हैं। 14, 17, 19, 22, अरे पिछड़ा जो था मंडल का वो मट्ठा हो गया। ठीक है, क्रीम और मट्ठा दही में बना। ठीक। अब जरा मुद्दे पर, मट्ठा चला गया। उस मुद्दे पर आते हैं, जरा उस मुद्दे पर आते हैं जिस मुद्दे पर जीतन राम मांझी बोल रहे थे और नीतीश कुमार भड़क गए। श्याम सुंदर जी, ये जो कुछ जीतन राम मांझी अपनी बात रख रहे थे और उसकी विसंगतियों को गिना रहे थे, उसी पर नीतीश कुमार इस कदर भड़क गए कि तू तड़ाक करके अपमान कर दिया। लेकिन जरा ये बताइए कि आपकी पार्टी का इस मामले पर क्या रुख है? ये जो आरक्षण बढ़ाने की, सीमा बढ़ाने का जो मामला है और जो जाति गणना को लेकर के वहां पर बिहार सरकार लेकर आई, उस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? जीतन राम मांझी पूरी बात तो रख नहीं पाए, उनको क्या रखनी थी, कौन सी बात रखनी थी जिसकी वजह से नीतीश कुमार इस तरह आग बबूला हो गए? देखिए लाल साहब, यही विडंबना है ना कि आज अभी ऋषि जी भी बोल रहे थे, ये लोग केवल घोर मट्ठा करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने केवल अपना एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया भी, फिर जब उनसे बड़ी लाइन खींचने लगे, उनको लगा कि हमारा जो एक एरा था वो खत्म हो जाएगा, तो उनको हटाया भी। आज जो इन्होंने आरक्षण को बढ़ाया, मांझी साहब चाहते थे कि ठीक है आरक्षण तो 1947 से लागू है, बाबा साहब के प्रयासों से जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को, जिनके समाज में जो छुआछूत के शिकार थे, वैसे लोगों को दिया गया। लेकिन इतने दिनों के बाद, 75 साल के बाद, आप फिर औंधे मुंह केवल बढ़ा रहे हैं आरक्षण और उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। जब आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, समाज में किस वर्ग किस जाति का आपने जाति आधारित गणना करा ली और किसकी क्या स्थिति है, तो उस पर बेहतर चर्चा होनी चाहिए और यह बात होनी चाहिए कि आखिर 75 साल में कौन इससे लाभान्वित हुआ, कौन छूट गया, किसको और ज्यादा लाभ देने की आवश्यकता है। इन चीजों को जैसे ही नीतीश कुमार जी ने सुना, वो भड़क गए, उनको लगा कि उनका पोल खुल जाएगा। और ये लोग वही समझ रहे हैं कि 90 का बिहार है, 90 का देश है। जब
एक सड़क पर जिस तरह से कांग्रेस आज उसको डिफेंड कर रही या उसको और आगे बढ़ाने की बात कर रही, उस समय कांग्रेस ने ही सड़क पर खून बहवाया। और नीतीश कुमार जी का देखिए राजनीतिक इतिहास रहा है, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ, शरद यादव जी के साथ, अभी आरसीपी सिंह जी के साथ, और उन तमाम लोगों के साथ जो लोग नीतीश कुमार को चैलेंज करते रहे। बिहार में आप देखिएगा तो सीरीज से उन नेताओं का राजनीतिक कद को छोटा किया गया, समाप्त किया गया, लेकिन जीतन राम मांझी अलाधा नेता निकले जिन्होंने नीतीश कुमार को चैलेंज करके, उनसे बड़ी लकीर खींच करके और उनके विरोध में जाकर के भी अपने आप को पूर्णतः प्रासंगिक बनाए हुए हैं और स्थापित किए हुए। तो यही खुन्नस नीतीश कुमार निकाल रहे थे लगता है उनसे, है ना? ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। बड़े भाई, छोटे भाई, ऋषि जी आप ही के पास आ रहे हैं। एक और हाँ, जरूर पूरी कीजिए। मैं बड़ा, ये आपको रोचक लगेगा, ये बात कोई नहीं समझते हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार जी ने जब जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और 9 महीने में उन्होंने जो सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए, जिस तरह से बेटियों के लिए, छात्रों के लिए, सिपाहियों के लिए, पत्रकारों के लिए, सबके लिए काम किया और बड़ी लकीर खींचने लगे। रातों रात जो लाशों पर जिन पार्टियों के अंदर खून खराबा हुआ, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए, लालू जी और नीतीश जी एक हो गए जी। देश की राजनीति में ऐसा एकीकरण किसी ने नहीं देखा होगा। और उस एकीकरण के कारक थे जीतन राम मांझी कि एक दलित वर्ग का नेता जब हम लोगों के सामने इस तरह से खड़ा हो रहा है तो हमारी तो पूरी राजनीति समाप्त हो जाएगी। और लौटता हूं आपके पास, और आज बिहार यहां तक पहुंचा। लौटता हूं ऋषि जी, मुझे ये बताइए, आप जो थ्योरी दे रहे हैं कि बीजेपी दबाव में है, और मैं अगर इसे कहूं मंडल पार्ट 2, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब से जेल से रिहा होकर आए हैं, सक्रिय हुए हैं, तब से ये दोनों चीजें सामने आई हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसा मंडल पार्ट 2 है? महादलित समाज का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, महादलित समाज को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वही इसके प्रावधानों से खुश नहीं है, उसी को आपत्ति है। वही आपत्ति तो उठा रहे थे जिस पर कि नीतीश कुमार भड़क गए। तो दबाव में बीजेपी कैसे है? दबाव में तो लगता है नीतीश कुमार हैं जो भड़क गए। लालचंद जी, आप विद्वान पत्रकार हैं और बिहार को हमसे अधिक समझते हैं। आप जीतनराम मांझी के जो प्रवक्ता उनसे पूछिए जी, विधानसभा में इन्होंने कितने परिवार को छोड़कर कितने दलितों को टिकट दिया। जब मंत्री बनाने की बात आई तो जीतनराम मांझी ने किसको मंत्री बनाया? किसको बनाया कि किसी गरीब आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, जयराम जी आपके पास भी आऊंगा, श्याम सुंदर जी आपके पास भी, लेकिन जरा ऋषि शंकर जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ ऋषि जी, मैंने तो बस उंगली उठाई भाई। आता हूँ आऊंगा जयराम। मैं ये कह रहा हूँ लालचंद जी, जब मंत्री बनाने की बात आई तो उन्होंने संतोष मांझी को बनाया, किसी दलित परिवार के आने वाले किसी व्यक्ति को तो बनाया नहीं। और इनको ये 4 या 5 जितने भी सीट मिले थे उसमें आप देखिए कितने परसेंटेज, देखिए कितने दलितों को उन्होंने टिकट दिया। यही मैं चिराग पासवान के लिए भी कहता हूँ। चिराग पासवान के परिवार के अलावा आप देखिए कितने दलितों को टिकट दिया। उनके पार्टी में तो बिहार के सबसे बड़े बाहुबली भरे हुए हैं जो फॉरवर्ड जाति से आते हैं। तो ये दोनों सवाल को मैं पूछता हूं, रहनुमा बनते हैं। मैं एक मिनट कंप्लीट करूं। दलितों के जो रहनुमा बनते हैं इनसे पूछिए ना कितने दलितों को आपने टिकट दिया। ठीक है, सीधा सवाल मैं पूछूंगा। जो सवाल आपने पूछा है ना, सीधा सवाल मैं श्याम सुंदर जी से पूछूंगा, फिर जयराम जी के पास आऊंगा। श्याम सुंदर जी, आप ही से सवाल है, पहले आप ही जवाब दीजिए, फिर जयराम जी से बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, पहले श्याम सुंदर जी का जवाब, फिर जयराम जी। हाँ, मैं जवाब देता हूँ, जरूर दीजिए। इनको नहीं पता है, ऋषि शंकर मिश्रा जी को कोई हमको लगता है जानकारी नहीं। जब हमारी पार्टी बनी 2015 का, जब हमने चुनाव लड़ा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए जरा। सारे के सारे चुनाव लड़ रहे थे। 19 लोग बाहरी चुनाव लड़ रहे थे और सभी जातियों से चुनाव लड़ रहे थे। एक वर्ग के लोगों को टिकट मिला था। और आज भी जब 7 लोग हमारे पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश कुमार जी ने धोखा दिया। उन्होंने हमको कहा था 13 सीट, लास्ट समय में 7 सीट पर उन्होंने सिमटा दिया। हमने तो सभी मंत्री किसको बनाया? मंत्री किसको बनाया? आपकी हिम्मत नहीं कि आप, अरे भैया मंत्री किसको बनाया बताइए ना। सुनने की हिम्मत रखिए। जब मंत्री बनाने की बात आई किसको बनाया? ठीक है, आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं। किसको मंत्री बनाया? जब मंत्री बनाने की बात आई अब जवाब सुन लीजिए। आपने सवाल उठाया ऋषि जी, तो जवाब सुन लीजिए श्याम सुंदर जी का। बोलिए। हाँ, बोलिए। जब नीतीश कुमार जी ने पलटी मार के 2017 में एनडीए की सरकार में आए, वो एनडीए के साथ वो सरकार में आए, तो
तो इनको पूछिए अपने कुछ, अगर इनको जानकारी होगी तो, या तो हमको नहीं लगता है। लेकिन बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों से और वरिष्ठ नेताओं से पूछिएगा कि जीतन राम मांझी जी ने 4 नाम दिए कि हमारी, उनको जीतन राम मांझी जी को ऑफर था कि आप बनिए मंत्री, उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुख्यमंत्री रह चुके, हम नहीं बनेंगे। तब कहा कि तब आप बताइए। तब मुख्यमंत्री हमारे नेता ने 4 नाम दिए। अगर आप कहें तो मैं उन चारों नाम बता सकता हूँ कि इनमें से आप किसी को बना दीजिए। उसके बाद जब बारी आई ये जो कह रहे हैं कि बेटे को मंत्री बनाने की, आप चलिए नीतीश जी में अगर थोड़ा भी गैरत होगा वो बताएंगे। बेटा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया। अब जयराम जी के पास मैं चलता हूँ, आपका जवाब आ गया। ऋषि जी आपके पास आऊंगा। ऋषि जी, दूसरी बात, मंत्री मुख्यमंत्री बनाता है, मंत्री को ऋषि जी आता हूँ आपके पास आऊंगा, फिर सवाल उठाइएगा। 2 सेकंड बोलने तो दीजिए। बोलिए। श्याम सुंदर जी हमारे नॉलेज पे सवाल उठा रहे हैं। मैं मान गया कि 4 लोगों का नाम भेजा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात आई तो उसमें भी संतोष मांझी के लिए नीतीश कुमार ने कहा कि संतोष मांझी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे पार्टी का। ठीक है, कोई दलित नहीं था। बिल्कुल, ठीक है। आपको नहीं पता, चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब आ चुका है, इस सवाल का जवाब आ गया। आप जयराम विप्लव जी के पास जाना, मुझे जयराम विप्लव जी के पास, आप दोनों का सवाल जवाब हो गया। जयराम जी ये बताइए, आप एक तो अपनी तरफ से जो कुछ रखना चाहते हैं वो रखिए, दूसरी बात ये भी बताइएगा कि जो ये कार्ड खेला गया है, जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये मंडल पार्ट 2 खेलने की कोशिश हो रही है, जिस पर हम जो है वो सवाल उठा रही है, इसका काउंटर आप कैसे करने वाले हैं? देखिए, अभी बहुत रोचक मोड़ पर ऋषि जी ने चर्चा को लाया और बहुत वाजिब सवाल पूछा। मैं उसी पर जरा इनसे पूछ लेता हूँ। पूछिए। 2 नेताओं के बारे में स्टैंड क्या है, खास करके लालू जी के बारे में भी बड़ा पैरोकारी करते हैं। लालू जी का सामाजिक न्याय कहा जाता है, जब जेल जाने की बारी आई, दूसरे किसी यादव को सत्ता सौंपी क्या, किसी मुसलमान को सत्ता सौंपी क्या, पत्नी याद आई। बोलिएगा प्लीज, बीच में मत बोलिएगा, बीच में। अच्छा ऋषि जी, अब उनकी बात हो जाने दीजिए, जयराम जी को बात रखने दीजिए। आलोचना होनी चाहिए। ऋषि जी आ रहा हूँ, ऋषि जी आपके पास आऊंगा, जयराम जी की बात हो जाने दीजिए। अंतिम समय में ये ऐसे ही बौखला जाते हैं। अरे नीतीश कुमार की तरफ मत करिए कि आपका भी मेडिकल मांगने लगे। जी ऋषि जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप जरूर अपनी बात रखिएगा। जयराम जी को बात, धैर्य रखिए, नीतीश बाबू की तरह धैर्य मत होइए। मैं साफ, यही तो है नीतीश बाबू और उनसे उनके बड़े भैया का सामाजिक न्याय देखिए। जब बारी आई जेल जाने की तो मुख्यमंत्री पद पर अपनी पत्नी को बिठाया। दोबारा जब सत्ता मिली तो बेटे को ही उप मुख्यमंत्री बनाया। राज्यसभा भेजने की बारी आई तो बेटी को भेज दिया। रामकृपाल यादव जैसे पुराने सिपाही को कुर्बान कर दिया परिवार के नाम पर। आज 14% यादवों को बताया ना आपने, किसी अन्य यादव को ही उप मुख्यमंत्री बनाकर नजीर पेश करिए ना। सत्ता मेरे परिवार से बाहर नहीं जाएगी। विधान परिषद में भी नेता सदन जो है मेरी माँ बनेगी, मेरी पत्नी बनेगी, लेकिन मैं सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पुरोधा हूँ। ये किस प्रकार का चरित्र है? जिस बातचीत को ये अन्य पर लागू कर रहे थे, जो फार्मूला, वही फार्मूला लालू के ऊपर लागू होगा, वही फार्मूला राहुल गांधी के ऊपर लागू होगा, और वो फार्मूला भाजपा के ऊपर कभी लागू नहीं होगा। क्योंकि इस पैनल में कोई नहीं बता सकता कि बिहार का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, और देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। मोदी जी के बाद कौन आएंगे कौन जान रहा है? कोई नहीं जान रहा। नड्डा जी के बाद अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे कोई नहीं जान रहा। लौटूंगा। 2 सेकंड दीजिएगा। हाँ 2 सेकंड आप ले लीजिए, फिर रामकृपाल सर के पास जाना। 2 सेकंड में तो 2 भी नहीं बोला जा सकता है। अच्छा ठीक है, बोलिए ऋषि जी। मैं जयराम विप्लव जी के सवाल का स्वागत करता हूं। मैं और डीडी न्यूज पे ये कह रहा हूं कि लालू यादव ने बहुत बड़ा गलती किया बेटा को बना के। तो जो बेटा मैट्रिक पास नहीं कर सकता वो राज्य का मुख्यमंत्री कैसे या डिप्टी सीएम और वैसे ही सरकार का और वैसे ही उप मुख्यमंत्री का कांग्रेस समर्थन कर रही है और जेडीयू भी। जो ऋषि मिश्रा बोल सकता है वो किसी की हिम्मत नहीं है बोलने का। मैं कह रहा हूं कि नीतीश यादव इसलिए कि ऋषि मिश्रा कुछ भी बोल सकते हैं नीतीश कुमार की तरह। ऋषि जी बोल सकते हैं, लेकिन ऋषि जी जिन पार्टियों का समर्थन करते हैं वो पार्टियां नहीं बोल सकती, उन पार्टियों के नेता नहीं बोल सकते हैं। रामकृपाल जी के पास मुझे जाना है, बहुत देर से नहीं जा पाया हूं, लौटता हूं। रामकृपाल सर,
जिस तरह से ये सवाल, तमाम सवाल उठ रहे हैं, और मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा इस पर जरूर करना चाहूंगा कि देखिए, हमने इस देश में मंडल पार्ट 1 की राजनीति देखी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मंडल पार्ट 2 की राजनीति करने की कोशिश हो रही है, एक बार फिर से 30-35 साल पुराना जो इस देश की जो राजनीति रही है उस दौर में ले जाने की कोशिश हो रही है, उसमें ऐसा लगता है क्या कि होमवर्क ठीक से नहीं किया गया है, इसीलिए जाकर इस तरह के विवाद उठ रहे हैं और इस तरह का दबाव महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार? लालचंद जी, एक शेर की लाइन है, अब न वो मैं हूं न वो तू है जी, न वो माजी है फराज। क्या बात है, बहुत खूब। आप देखिए, सुनिए, 2090 में जो मंडल का एक 1990 उसका एक रीजन था, तो जैसे मंडल को उस समय एक लगा कि ये कास्ट नहीं, ये क्लास है जी। तो अब क्या होता क्या है कि क्लास कास्ट नहीं हो सकती, तो अब जब उसके अंतर विरोध करीब करीब आप समझिए कि 30 सालों में उसके जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस थे उसके चलते क्या हुआ, मैं इसीलिए कहता हूं कि मंडल का दही मथा गया इन 30 सालों में, और उसमें 2 चीजें निकली, क्रीम निकला और मट्ठा निकला। 20% क्रीम था, 80% मट्ठा था। ठीक है। 80% लोगों को लगा कि हमारे अंदर ही नया सवर्ण पैदा हो गया और हम अपनों से ही मारे गए जी। इसके बाद क्या हुआ कि देखिए, जो मैंने आपको कहा है प्रैक्टिकल कि 14, 17, 19, 22 10-8 सालों में मोदी जी हर 2 साल के बाद बीजेपी अग्नि परीक्षा से गुजरती रही और पिछड़ों का 40% के करीब, बिल्कुल, और वो पिछले 8 साल से बीजेपी के साथ ही इंटैक्ट है। बिल्कुल। तो अब अगर आप न तो देखिए, वो नदी में पानी बहुत बह गया है, ठीक है, अब वो क्या नहीं है जमीनी सच्चाई जहां आप मंडल 2 खड़ा करेंगे, ये बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, लाभार्थी वर्ग तैयार हो गया है, बिल्कुल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, और वो सभी क्लास से है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्याम सुंदर जी, आपसे आप छोटा सा जवाब हमें ये दीजिएगा कि ये नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है, जीतन राम मांझी का अपमान, महादलित समाज का अपमान, इसको लेकर आने वाले दिनों में आप कितनी दूर तक जाने वाले हैं? संक्षेप में रखिएगा बात। देखिए, हम नहीं, पूरा बिहार बहुत दूर तक जाने वाला है। नीतीश कुमार जी जिस भ्रम के शिकार है, उनको लगता है कि बिहार हम ही से शुरू, हम ही से खत्म है। और मैं अभी ऋषि मिश्रा जी से भी पूछना चाहता हूँ, और पूरे जो भी मंडल की राजनीति की बात करते हैं, आप इल्म करिए, अगर यही बयान जीतन राम मांझी जी पर जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने दिया, अगर किसी सवर्ण नेता ने दिया होता तो अभी क्या होता इनकी प्रतिक्रिया? क्या ये लोग बात करते, क्या देश भर में हंगामा करते? लेकिन जो नए सामंत पैदा हुए, इसी की तो बात माननीय मांझी जी कर रहे थे ना, कि इन मंडल कमीशन के बाद कुछ जातियां ऐसी हैं जो नए सामंत के तौर पर पैदा हो गई है, लेकिन तो आखिर उनसे कौन बात करेगा? ठीक, ऋषि जी बात रखिए, और ये भी कहिए कि जिस तरह से दोबारा वहीं पर राजनीति को ले जाने की कोशिश हो रही है, समाज बहुत बदल चुका है, पानी बहुत बह चुका है नदी में। ऋषि जी। लालचंद जी, मैं कह रहा हूं, यदि नीतीश कुमार कुछ गलत कर रहे हैं तो बीजेपी को विरोध करना चाहिए। बीजेपी के नेता नंदकिशोर यादव तो स्वागत कर रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी का ये तो पुराना मांग है। अच्छा, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता टीवी डिबेट पे आके कुछ और बोलते हैं और विधानसभा में इनके जो बड़े नेता है मिश्रा जी विषय को विषयांतर कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? सुन तो लीजिए। नंदकिशोर यादव का बयान जो कहा उस पर जवाब दीजिए ना। अरे भाई, मेरा बयान सुना होता अगर कान साफ करके, आप ये सब नहीं कहते कि मेरे बयान और उनके बयानों में विरोधाभास है। अरे अब देखिए, अब 3 लोग हैं। जयराम जी, ये जो राजनीति को वहीं पर वापस ले जाने की कोशिश हो रही है, इसको कैसे लाभार्थी वर्ग के साथ काउंटर किया जाएगा? गरीब सबसे बड़ी जाति है, इस थ्योरी के साथ काउंटर किया जाएगा? कहीं कुछ काउंटर करने की आवश्यकता नहीं है। श्रेय लूटना भले चाहे, लेकिन बिहार की जहां तक बात है, तो जातिगत जनगणना का जब मोहर लगा, 500 करोड़ अलॉट हुए, तो एनडीए शासन में हुआ, भाजपा सत्ता में थी और भाजपा ने सर्वसम्मति से आज सबने पारित किया है। अगर बिहार की सरकार, सुनिए, ये भी जवाब दे दीजिएगा,
ये भी कि श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि नीतीश जी ने जो व्यवहार किया है उसको लेकर वो काफी इस मामले को आगे लेकर जाने वाले हैं। आपका पूरा साथ रहेगा इसमें एनडीए के पार्टनर के तौर पर? लाल जी, महादलितों और महिलाओं के प्रति जो 2 दिनों में नीतीश कुमार ने अपमानजनक अभद्र भाषा का व्यवहार जाहिर किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लड़ाई लंबी है, लड़ाई लंबी चलेगी। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं, खासतौर पर एनडीए के दल। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये मुद्दा थमा दिया है, भला कौन छोड़ेगा एक के बाद एक बयान देकर। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सिंह साहब को मैं जवाब दूं जी, आप जल्दी से, अगर जल्दी से 10 सेकंड में कुछ कह सकें। हाँ, मुझे दुख इस बात का है कि नीतीश कुमार जी ने जो कहा उसको डिफेंड कर रहे हैं ये लोग जी। इंडिया अलायंस के कोई भी बड़े नेता ने अभी तक उसको कंडेम नहीं किया। ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है कि कोई आगे आकर के इसको कंडेम नहीं कर रहा है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। श्याम सुंदर जी, जयराम विप्लव जी आपका, ऋषि शंकर मिश्रा जी और राम कृपाल सर आपका भी इस चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के 5 के पंचायत में बात फिर वही है कि आखिर नीतीश कुमार के बोल क्यों बिगड़ रहे हैं और क्या नीतीश यहीं पर रुक जाएंगे या आने वाले दिनों में यह सिलसिला और जारी रहेगा और इसके पीछे क्या कुछ है। हम लगातार इस पर बात करते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो पंचायत भी करेंगे। लेकिन आज की 5 की पंचायत में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।